जो हमने नो कॉन्फिडेंस दिया था उसका नोटिस, तो 10 तारीख को उस पर डिस्कशन होगी और 10 तारीख को ही उस पर वोटिंग होगी। और एक जो प्राइवेट मेंबर बिल हमने दिया था एपीएमसी को अमेंड करने के लिए, वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीजन लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने on the subject cited above, I am directed to inform you that the notice for leave to introduce the above bill has not been admitted by Honorable Speaker as categorized directions of the Supreme Court. I don't know which कब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इनको, या तो बताते हमारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं। दूसरी बात है तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है, ये कोई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक तो स्टे है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया, सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा, सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स, हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, टोटली स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी का। तो किस उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारे को दिखाई नहीं है और कोई वायलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 है, कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो एपीएमसी है उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे, उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई एमएसपी से कम खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब है उसमें, जैसे 9 अगस्त 2007 में हम लेके आए एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए, और रूल 6 में हमने ये प्रावधान कर दिया था कि जो जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर फार्मर और जो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसका जितना भी टोटल अमाउंट 100 करोड़ का होता है, 50 फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका एग्रीमेंट जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर मार्केट कमेटी के होगा। हालांकि मंडी से बाहर पैदावार में है, खरीदनी होगी, वो करेंगे, और जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसका 15% जो है वो श्योरिटी या बैंक गारंटी वो देगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कामयाब हो जाते हैं, फार्मर सेटिस्फाइड है, तो एक महीने के बाद रिफंड किया जाता था उसको। तो उसकी जगह हमने ये चाहते थे कि कोई भी, और ये प्रावधान था एमएसपी से कम कोई नहीं खरीदोगा, और जिसमें एमएसपी नहीं है उस क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पिछले साल जो भी भाव रहा, प्रिवेलिंग रेट रहा, उस पे होगा, टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ताकि धोखा ना हो। तो उसको और इन फार्मर्स का इंटरेस्ट करने के लिए हम ये ला रहे थे, भाई कोई एमएसपी से कम लेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। बाकी ऑबिचुरी थी, ऑबिचुरी हमने किसान जो शहीद हुए हैं हमारे, सबको हमने दी है, पूरे सदन ने दी है। मैंने पढ़ा था, किसी ने उत्तराज नहीं किया, और उनके नाम भी दिए हमने, पटल पे रखे हैं। शहीद कहा है मैंने, तो दर्जा क्या हुआ है? जब मैंने कहा जो जिन्होंने अपने शहीदी दी है किसानों के जायज मांगों के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। जहाँ पे एमएसपी नहीं है वहाँ उनकी, हाँ, उनके प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज हम लेके आ जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो
एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान। और पैसा कितना? पैसा नहीं, जब सजाई का प्रावधान हो गया था, एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं हो, जो जो से कम तो कितना हो, और कोई खरीदेगा तो फिर वो सजा सजा हुड्डा साहब, जो आपने चर्चा विद फाइन एंड 3 years इम्प्रिजनमेंट। क्यों बता दो? ये कि जो चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात कर रहे थे, ये जो गलती आपने की है वो हमें अब आप उसको वो तो पता नहीं क्या, कौन सी गलती? मैंने वो स्पीकर साहब कह रहे थे भाई एम्स ऑब्जेक्टिव में आपने 3 लॉज डाले हैं और रिजेक्ट करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, उनका कहाँ डायरेक्शन है? वो तो स्टेट है। वो तो ये था कि भाई ये जो लॉज हैं इनका इम्पैक्ट से किसान को बचाया जाए, तो इस वास्ते हम ये लाना चाहते थे। एपीएमसी तो हमारा है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली। अब एक आधी स्टेट में लागू भी नहीं किया है, हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ पे है, क्योंकि परचेज सेंटर हर 10 किलोमीटर बना रखे हैं हमने। विद द परमिशन हुड्डा साहब की, ऐसे है कि ये जो आज विधानसभा के अंदर बिल पेश हुआ, जो हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट दी, उसकी रिजेक्शन इज टोटली इलीगल। या तो कानून ये समझना नहीं चाहते, कानूनी प्रावधान के सबको मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पेश होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता था। प्राइवेट मेंबर बिल रूल 122 में आता है, जो हमने 125-26 उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, उन सब को पूरा करने के बाद वो जो बिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इनके गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर सरकार इसको एग्जामिन कर सकती है। और इन्होंने जो हमारे को ऑर्डर दिया, हुड्डा साहब ने भी उस ऑर्डर को पढ़ा, मैं भी आपके सामने वो ऑर्डर पढ़ूंगा, सब कुछ है ब्रीफ में, क्योंकि हमने इलेबोरेट और वहां पर कोई सुनने को मौका नहीं देंगे। मतलब कि हम किसान के हक में बोलते हैं, ये किसान विरोधी हैं, और उसके बाद उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। जहां तक भी उन विधायकों ने हमारे को कहा इस बात के लिए। और उसके बाद रूल 45 है, जो 77 के बिजनेस रूल्स हैं, उसके अंदर जब, अब ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, उसमें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल का नोटिस जाता है, लॉ डिपार्टमेंट उसका ओपिनियन देता है। लॉ डिपार्टमेंट ओपिनियन के देने के बाद वो चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद चले जाए। लॉ डिपार्टमेंट की ऐसी कोई नोटिंग नहीं है कि ये बिल नहीं पेश हो सकता। दे हैव सॉट सम ओपिनियन फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये एलआर से लेना चाहिए था उनको, एलआर को पता नहीं। एलआर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने कहा कि हम तो इसमें के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, मतलब वहां से ओपिनियन लीजिए। उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट करना था। उसके बाद क्या है कि बिल की जब डील होगी तो इसमें टेक्निकलिटीज के ऊपर देखा जाएगा कि जैसे जिसमें प्रेसिडेंट की एड्रेस होनी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बीच में बढ़ा हुआ है, या कोई ऐसा मनी का, पैसे का प्रावधान है, वो टेक्निकलिटीज देखनी होती है। उसके बाद वो बिल क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि लेजिस्लेचर जो सुप्रीम है उसको सुपरसीड करने की कोशिश की जाती है। बात यह कि मैं उसको, रूल है 127 क्लॉज 1 बड़ी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है उसमें। सब कुछ लेजिस्लेचर की जो पावर्स है ना, वो मुख्यमंत्री और स्पीकर उसको स्नैच करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वी आर डेकोरियन, हम जो कहेंगे उस पावर को स्नैच करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। 127(1) कहता है, इफ द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल इज कैरीड द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस। मोशन तो हमारे को देने को दो, उसके बाद विधानपालिका सोचेगी, वो विधानसभा सोचेगी कि इस बिल को जो ये बातें ने रिजेक्शन कही, वो उस रिजेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में उस पर पता लगता है कि इसके हक में कौन जाता है कौन नहीं जाता।
कौन इसको पेश करने में खिलाफ है या कुछ है, उसके ऊपर स्पीकर को अगर मोशन कैरी नहीं होता तो वी कैन आस्क फॉर द डिवीजन। और ये रूल 127(2) क्लास 2 ये सब कुछ कहता है उस बात के लिए। वहां तक ये नौबत आने नहीं देते, किसी आदमी में नौबत आने नहीं देते। उसके बाद जो मेन इन्होंने एतराज उठाया बात के, मुख्यमंत्री जी भी पढ़ा और सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने भी वो सब कुछ पढ़ा। फ्रॉम वेयर स्पीकर इज राइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर एज कैटेगराइज डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कौन से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई कि आज हम बिल नहीं पेश कर सकते या बिल को रिजेक्ट करने पाते? इस सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए बैठा है क्या? सुप्रीम कोर्ट इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या कहता है? सेंट्रल एक्ट आर करंटली, आप ये कहते हैं जी कि एपीएमसी एक्ट जो है ना, ये सेंट्रल एक्ट के कंफ्लिक्ट में है। वो टेक्निकल थी क्योंकि उन्होंने उस बात को रिजेक्ट करना था, टेक्निकल है। ये अपने आप में एडमिट करके ही फंस जाते हैं इस बात के लिए कि सेंट्रल एक्ट्स आर करंटली अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड रिट पिटीशन सो एंड सो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेटेड 12/1/2021 पास द सेड रिट पिटीशन हैज स्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल लॉ। जब आज के दिन में उस कानून नाम की चीज ही नहीं है, वो जो एग्रीकल्चर लॉ है वो स्टैंड ही नहीं करते, लैंड हमारी धरती पे स्टैंड नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसका कंफ्लिक्ट कैसे एपीएमसी के अंदर आ गया? इसी बात के लिए जवाब दे दें उस बात के लिए। फिर उसके बाद क्या बात है कि इन्होंने और हवाला दे दिया उस बात। और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव पावर को एक्सीड करके एडवांस में नहीं प्रीएम्प्ट कर सकती कि स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इन्होंने आगे हवाला कर दिया, स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अटैक of the proposed bill explicitly implies the intent of the legislature to carry the central act through an amendment in the state। जब अमेंडमेंट आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सेंट्रल एक्ट के खिलाफ है या नहीं है। दैट इज ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, लीगल एक्सपर्ट इंटरप्रेट करेंगे, लेजिस्लेटर भी इंटरप्रेट कर लेगी, एग्जीक्यूटिव भी। पर एडवांस में सारा कुछ तुमने यूनिलेटरी फैसला ही कर दिया सारा का सारा कि आज के दिन में बिना सुने हुए यूएस जो हमें को आप ये देते कि इनका एक्सप्लेन कर दीजिए ये बातों को, इसका जवाब देवर सफिशिएंट टाइम 18 तक हाउस था, आज इसको रिजेक्ट करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद मेन आता है ये कहते हैं जी कि प्रोविजंस इनमरेटेड इन द आर्टिकल 254 एंड 256 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड, देयरफॉर इट विल नॉट लीगली एप्रोप्रिएट टू कंसीडर द बिल। आज के दिन में ही फैसला कर दिया हमारे खिलाफ, हमारे को सुने भी नहीं फैसला कर दिया। और उसके बाद 246 और 254 मैं आपके सामने वो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देता हूँ। आगे 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 चारा गया, आगे लोगों में जाएंगे और आप इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। और क्या मेरे को पूरा करने दो, मैं एक बार पूरा करता हूँ, तो उसके बाद आप जो भी पूछ रहे हैं साफ जवाब देंगे उस बात का। हाँ नहीं वो तो ठीक है। 246 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, subject to clause 1, legislature of any state has the exclusive power to make laws for any such state or anything, वो जो लिस्ट 2 के अंदर है, एग्रीकल्चर लिस्ट 2 के अंदर है। और उसके बाद कुछ पार्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। ये कहाँ स्टेट लेवल कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हमारे पास सुप्रीम है, पार्लियामेंट है सेपरेट यूनिटी एंड स्टेट है सेपरेट यूनिटी। उसी बात कंक्लूड करूंगा बस इस बात के लिए। इस तरह जो इन्होंने 254 की बात करी, इनकंसिस्टेंसी अगर इसके साथ है, आज एक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनकंसिस्टेंसी डिक्लेयर कर दी। हमारे जो प्रावधान है उस प्रावधान में जो बिल है उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे, उसमें कुछ नहीं अमेंडमेंट किया। हुड्डा साहब ने उस टाइम सेक्शन 16 है, रूल 16 है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है, उसके रूल्स बने हुए हैं सारे के सारे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि वो एपीएमसी की जुरिसडिक्शन में रहेगा। दे वांट टू डिस्ट्रॉय द जुरिसडिक्शन ऑफ द एपीएमसी, दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग्स। और उसके बाद ये जो एक्ट है इसमें अगर एक्ट इसी कॉपी एक्ट को पढ़ने की जो हमने अमेंडमेंट उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, बोला एम में आपने क्यों लिख दिया? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इतना हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा एजुकेशन हो रहा है,
किसान सड़कों पे खड़े हैं, 250 किसान शहीद हो जाए और उसके बाद उनका अगर बढ़िया इफेक्ट होता तो किसान हर कोई वेलकम करता। इतना बोल के द स्टेट इज रनिंग फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज ऑल्सो। और इसके अंदर हमने जो अमेंडमेंट मांगा वो सिर्फ यही मांगा कि मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविजन किया उसमें, और साथ में ये किया कि जो डिस्प्यूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ये सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो कहते हैं नहीं होगा, हम कहते हैं सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन में। दिस इज द ओनली पॉइंट। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि सेक्शन 42 की जिक्र कर रहे थे, ही डजंट नो द थिंग। सेंट्रल एक्ट ये कहता है कि स्टेट सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन नहीं होती, हम कहते हैं होगी क्या, बाहर टूट जाएगा। we cannot go to according to law of the land। हम फिर मैं बस कंक्लूड करूं, एक नहीं ये पढ़ेंगे आप सब कुछ। इसमें यही लिखा है कि पनिशमेंट फॉर हरासमेंट टू द फार्मर्स, कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसके लिए सजा होगी। और सेकंड अमेंडमेंट जो है, एक मिनट से, सेकंड अमेंडमेंट यही हमने की कि जुरिडिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट की होगी। साथ में ये भी लिखा है कि सेंट्रल एक्ट की जुरिडिक्शन को भी अवेल कर सकते हो और स्टेट की। तो वही हम करने जा रहे थे, वही समझे नहीं आप? नहीं, वो तो ने कहा था ये एपीएमसी एक्ट तो राज्य का वो है, स्टेट सब्जेक्ट है। कई स्टेटों ने किया है, कईयों ने नहीं किया है, और इसमें ही हम अमेंडमेंट ला रहे थे। इनका कोई मतलब रिजेक्शन का कोई बात बनती नहीं थी। मैंने ये भी कहा भाई अमेंडमेंट लाएंगे, हाउस डिसाइड कर लेगा कौन सी लागू करनी है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट में है। कॉन्फ्लिक्ट में कोई मतलब ही नहीं। एपीएमसी इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंट्रल लॉ। वो तो एपीएमसी में अमेंडमेंट तो हम ला रहे थे सिर्फ टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। नहीं, मैंने कहा इसको हम अमेंड करते हैं, अभी हमारे को डिस्कशन कराओ, नहीं तो फिर 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा ना। जब कह रहे थे गलती है, मैं गलती नहीं है हमारी, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो भाई तो बात मान जा, ये सब्जेक्ट बदल देते हैं। हमारा एम तो एपीएमसी को अमेंड करने का ही है, और तो कुछ नहीं है। करेंगे, उनका एक्सपोज करेंगे सरकार को, सब साथी बोलेंगे, कौन कहाँ खड़ा है पता लग जाएगा। रोज बयान आ रहे हैं ना, कोई विड्रॉ कर रहा है सपोर्ट, कोई अपनी पोस्ट छोड़ रहा है, कोई एमएलए रोज बयान दे रहे हैं। लेट अस सी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जी, कोई होंगे 200 कुछ तो एक थे अदर देन हरियाणा, और 40 के करीब होंगे हरियाणा में। हैं? सबको मालूम है कौन कहाँ है। 5 साल तक क्या करते रहे हो। देखिए, जो इन्होंने किया है, अब धन्यवाद भी करके आ गए गवर्नर का, लेकिन अगर आप उनके मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो जेजेपी का तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए नहीं है, 75% सारे जॉब्स के लिए था, समझे नहीं? ये प्राइवेट इंडस्ट्री का सवाल नहीं था, वो सारे जॉब्स के लिए था। और क्या नाम, जो बीजेपी है, इसने ये लिखा था अपने मैनिफेस्टो में कि 90% या कितने हम जो लोकल्स को लगाएंगे, उनको, उन इंडस्ट्री को हम प्रोत्साहन देंगे, करेंगे। तो ये है, लेकिन असलियत क्या है? अब क्या है, रिजर्वेशन चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे कोई सी हो, इसमें तो रिजर्वेशन दूसरे हिसाब से है नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री में। लेकिन रिजर्वेशन का फायदा कौन उठाएगा, किसको मिलेगी? जो डोमिसाइल होगा, जो रेजिडेंट होगा।
रेजिडेंट उन्होंने 15 साल से घटा के 5 साल कर दी। तो हरियाणा के जो मूल निवासी हैं और खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, उनकी तो गए, उनकी तो रिजर्वेशन का, उनकी तो नौकरी नहीं मिलनी। मूल निवासियों को तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, ये बड़ा भारी जो है हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा किया है। जुमला है और एक्सपोज हो जाएंगे, है ना। महाराष्ट्र में 80 कर रखा है ना, लेकिन उनका कोई वो है, वहां 80% कर रखा है, लेकिन डोमिसाइल 15 साल है। कोई प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है जहां रेजिडेंस की 5 साल में डोमिसाइल मिलता हो, एक्सेप्ट हरियाणा। हरियाणा फर्स्ट स्टेट। इसके पीछे क्या नियत है, क्यों किया है? कोई कैबिनेट में आया है, कोई डिस्कशन हुई है, कोई इस बात की किसी को नहीं मालूम। सर, हरियाणा में इसको किए जाने के पीछे मंशा क्या है, कारण क्या है सर कि 5 साल डोमिसाइल की वो कर दिया कि हरियाणा में अगर 5 साल से कोई रह रहा है तो वो डोमिसाइल हरियाणा का नागरिक हो सकता है। मंशा क्या है फिर इसके पीछे? मंशा यहाँ के मूल जो वासी है उनको रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ जो SC है, ST है, OBC है, BC है, दान सिंह कहाँ गया? डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। दिखावा कुछ, जब तो मैं कह रहा हूं ये ऐसा लेके आए हैं, ना माया मिली, ना राम, ना बच्चों को नौकरी मिलेगी और ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। कहा किसी रिजर्वेशन आगे रिजर्वेशन कोई आएगी इन्वेस्टमेंट जब तो रिजर्वेशन होगी। प्राइवेट तो जितने हैं उतने भागने की तैयारी कर रहे हैं। हो चुका बहुत सारी इंडस्ट्री का, तो होगा, लगता क्या है? आपसे बात करिए किसी ने? कंटेम्पलेट हाउ डू यू कैन से? आई डोंट गो hypothetical questions. This is all hypothetical. I don't know. Sir, even you are planning G23 in Kurukshetra. What G23? This is your notion. We are congressmen. Everybody is congressman. They are my friend. They have worked for the Congress. They will work for the Congress. So when you are planning for the Kurukshetra, sir? Which meeting? When you are planning for the rally in Kurukshetra, Who said? Who said? that you have announced. Who said? No. Have you heard it? Who has announced? Let me know who has announced. You have announced it. When no, I'm saying I have never announced. You are saying you have announced. You are correcting yourself. Don't put your words in my mouth. हाँ जी, अब देखेंगे। बाकी ये है, हरियाणा में तो कोई ये इश्यू है नहीं। हाँ, कोई लोभ लालच दे के धर्म परिवर्तन करता है, वो अलग बात है। बाकी तो सब सेकुलर कंट्री है ना। तो बता दिया मैंने तेरे को यार। जो भी हरियाणा के हित में कानून नहीं होंगे उनको अब बदल देंगे।